नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में बवाल और उपद्रव के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल के बारे में बताएंगे। बीते हफ्ते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आला मोहम्मद के पोस्टर के नाम पर विवाद फैलाने की कोशिश हुई। सबसे ज्यादा बवाल बरेली में हुआ, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों का इलाज अपने बुलडोजर मॉडल से करना शुरू कर दिया है। तो आज योगी के उसी बुलडोजर जस्टिस पर आपको जानकारी देंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। जिस वक्त पाकिस्तान के नेता ट्रॉफी चुराने में लगे हैं, उस वक्त पाकिस्तान में कई जगह प्रदर्शन और धमाके हो रहे हैं। पीओके में सेना के अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्वेटा में सेना के हेडक्वार्टर्स के पास धमाका हुआ। पीओके में पाकिस्तान की सेना ने गोलियां चलाई, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इसके बाद आपको डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई है जिससे हमास का पूरा सफाया भी हो जाएगा और गाजा में शांति भी आएगी। इजराइल के हमलों का विरोध करने वाले जो मुस्लिम देश हैं, उन्हें भी डोनाल्ड ट्रंप के इस नए प्लान का समर्थन करने को मजबूर होते हुए देखा जा रहा है। और मेरी यह वर्जन आज आपके पास कौन सी खबर? आज मैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा के बारे में बताऊंगी, जिसकी प्रस्तावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। पीएम मोदी ने इस प्रस्तावना में जॉर्जिया मेलोनी को एक देशभक्त और उत्कृष्ट समकालीन नेता बताया है। भारत में भी इस आत्मकथा की काफी चर्चा हो रही है। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के बरेली से आई हुई तस्वीरें हैं। पिछले हफ्ते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बरेली में मौलाना तौकीर रजा पर आला मोहम्मद के मुद्दे को लेकर हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो दंगाइयों का ऐसा इलाज करेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा याद रखेंगी। और आज आप देखिए कि बरेली में बुलडोजर एक्शन हो गया है। आज बरेली में मौलाना तौकीर रजा के सहयोगियों, रिश्तेदारों के उन ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया जहां नगर निगम और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था। बरेली में बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है। ये वो इलाका है जहां पर एक नगर निगम की जमीन को कब्जा करके एक अवैध गोदाम बनाया गया था, जिस पर ये कार्रवाई की जा रही है। और ये देखिए, ये एक पूरी दीवार को ढा दिया गया। ये वो गोदाम था जिस पर अवैध ई रिक्शे रखे जा रहे थे, वहां पे चार्जिंग पॉइंट बनाया गया था बिना। ये देखिए, ये बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। पूरी दीवार ढा दी गई और ये एक्शन बुलडोजर का पंजा शुरू हो चुका है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर पीले पंजे ने पूरे उस गोदाम को गिरा दिया। ये नगर निगम की जमीन बताई जा रही है और नगर निगम की जमीन को पर कब्जा करने के बाद यहाँ पर ई रिक्शा इकट्ठा किए गए थे। नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने के बाद ये पूरा गोदाम बनाया गया था। और नगर निगम के अधिकारियों ने जिस ई रिक्शा के गोदाम पर बुलडोजर चलाया, वो गोदाम समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता ओमान रजा का बताया जा रहा है और ओमान रजा को भी मौलाना तौकीर रजा का करीबी माना जाता है। उन्होंने भी नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। और यहां बात सिर्फ बुलडोजर की नहीं है। जिस नदीम खान को मौलाना तौकीर रजा का राइट हैंड माना जाता है, उसके रिजॉर्ट को भी स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने सील कर दिया। कहने को मौलाना तौकीर रजा करीबियों के पास वहां पर रिजॉर्ट्स हैं। कई दुकानों पर भी इसी तरह की कार्रवाई हुई है, जिनके निर्माण में सरकारी नियमों की अनदेखी का आरोप है, जिनका संबंध मौलाना तौकीर रजा खान से है। देखिए, जब कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ तो मौलाना तौकीर रजा की संस्था आईएमसी के उस दफ्तर समेत पूरी मार्केट को भी सील कर दिया गया। ये मार्केट है, मज़ार मार्केट है। और आप देखिए कि ये बरेली नगर निगम के द्वारा ये लगाया गया सील। कल ये सील लगाई गई थी, यानी कि सोमवार को ये सील लगा करके बरेली नगर निगम के द्वारा ये कार्रवाई की गई। ये हर दुकान को सील किया गया। आप देखिए, ये दूसरी दुकान है, इस पर भी बरेली नगर निगम ने सील कर दिया, मोहर लगा करके। और अब जरा ये सुनिए कि इस हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौलाना तौकीर रजा को लेकर क्या कहा था।
जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद से बरेली में हड़कंप मचा है। स्थिति ये हो गई है कि दंगाई कान पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपको हंसी भी आएगी, देखिए। पीछे चुप रहे सब। बरेली पुलिस के द्वारा लगातार बलवाइयों की गिरफ्तारी का दौर जारी है। ये देखिए, ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक जो ताजिम था वो गो तस्कर भी था, उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई थी। जो 10 एफआईआर हैं बलवे की, वो उनमें से एक एफआईआर में वो नामजद भी था। उसके बाद अब ये लगातार गिरफ्तारी का दौर जारी है और इन लोगों के हाथ जोड़कर सिर्फ दुहाई मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। माफी मांग रहे हो? जी 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 हमसे जी सर, माफी मांग रहे हैं सर। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी सर। गुमराह हो गए थे सर। किसने गुमराह किया? तौकीर मौलाना ने, तौकीर मौलाना ने। जी जी पत्थर चलाए थे, पत्थर चलाए थे। जी, गलती हो गई सर। आज के बाद अब नहीं होगा। गुमराह हो गए थे सर। योगी आदित्यनाथ पिछले 8 सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दंगाइयों के खिलाफ उनकी कार्यशैली हमेशा से सख्त रही है। और इस योगी मॉडल को आप एनसीआरबी के नए आंकड़ों से भी समझ सकते हैं जो इसी हफ्ते आए हैं। और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर वो आंकड़े दिखाना चाहती हूं, क्योंकि मामला जब भी सांप्रदायिक हिंसा का उठता है तो उत्तर प्रदेश को लेकर हमेशा चर्चा होती है। और सांप्रदायिक अथवा धार्मिक दंगों की जब बात होती है तो उत्तराखंड 0 पर, उत्तर प्रदेश 0 पर। यह एनसीआरबी का डेटा है 2023 का, जहां पर बिहार में 107 है, यहां भी एनडीए का शासन। ओडिशा में 44 है, महाराष्ट्र में 27 घटनाएं हैं सांप्रदायिक, 19 झारखंड में, 18 कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में 18, हरियाणा में 11, दिल्ली में 7, तमिलनाडु में 6, गुजरात में 5, राजस्थान में 1। लेकिन एनसीआरबी का 2023 का यह डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक या धार्मिक दंगे नहीं हुए हैं। यह क्या संकेत दे रहा है? यह योगी मॉडल को लेकर जब चर्चा होती है उसी के संकेत दे रहा है कि अगर चाहे इसको सुप्रीम कोर्ट सही माने नहीं माने, चाहे देश की अदालतें सही माने या नहीं माने, लेकिन पेपर वर्क उनका पूरी तरह से संपूर्ण रहता है। उनको पता है कि नगर निगम के नियम तोड़े हैं तो वहां बुलडोजर भेजा है, जब कोर्ट जवाब मांगेगा तो वहां पर पुलिस सही जवाब दे देती है। और यह सख्ती कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है कि जहां एनडीए ही शासित बिहार में 107 दंगे हुए 2023 में, महाराष्ट्र में 27, झारखंड में 19, कर्नाटक में 18 हुए, मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है 18, हरियाणा में 11, दिल्ली में 7, तमिलनाडु में 6, गुजरात में 5, राजस्थान में 1, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1 भी नहीं हुआ। आज योगी मॉडल की इतनी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग रहते हैं, जहां हिंदुओं की आबादी 19 करोड़ 13 लाख है और मुसलमानों की आबादी भी सबसे ज्यादा 4 करोड़ है। ये देखिए, 19 करोड़ 13 लाख है हिंदुओं की आबादी। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ की आबादी में लगभग 4 करोड़ 63 लाख मुस्लिम भी रहते हैं। लेकिन सांप्रदायिक दंगे अगर 0 हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत और साफ तस्वीर दिखाता है। पिछले सरकारों में अगर आप देखिए तो पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे संवेदनशील राज्य माना जाता था, जहां सांप्रदायिक दंगों की सबसे ज्यादा आशंका होती थी और अपराध के मामले में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहता था। लेकिन योगी मॉडल ने इस तस्वीर को पलट दिया है।
एनसीआरबी के नए आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले क्राइम रेट 25% कम हो गया है और देश में 1 लाख लोगों पर 448 आपराधिक घटनाएं हुई हैं। यह है पूरा डेटा जो हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 448.3 आपराधिक घटनाएं हुई हैं। यह एनसीआरबी का डेटा है। हमारा सोर्स है एनसीआरबी 2023 जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। एक बार जूम इन करके जरा दिखा दीजिए ताकि दर्शकों को हमारा डेटा भी पता चले। ये एनसीआरबी का डेटा है 2023 का। प्रति व्यक्ति 448 प्रति 1 लाख व्यक्ति पर 448.3 आपराधिक घटनाएं और इधर 335.3 आपराधिक घटनाएं जो कि राष्ट्रीय औसत से 25% कम है। ये बात उत्तर प्रदेश की हो रही है और इसीलिए चर्चा ये होती है कि 1 लाख लोगों पर 25% कम यानी 335 आपराधिक घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा क्राइम रेट के मामले में उत्तर प्रदेश ने बाकी राज्यों से अच्छा प्रदर्शन किया है। वो 16वें नंबर पर है। आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं। शुरुआत सबसे ऊपर से करते हैं, जूम इन करते हुए जाइए। केरल जहां पर 1631 घटनाएं हुई हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, हम एनसीआरबी के साल 2023 के आंकड़े ही आपको दिखा रहे हैं और इधर नजर रखिएगा 1 लाख प्रति 1 लाख जनसंख्या पर ये घटनाएं हैं। दिल्ली में 1602 है आपराधिक घटनाएं, गुजरात में 806 है, हरियाणा में 739 है, तमिलनाडु में 701 है, मणिपुर में 627 है, मध्य प्रदेश में 570 है, तेलंगाना में 481 है, महाराष्ट्र में 470 है, अंडमान निकोबार में भी 464 है, लेकिन सबसे नीचे उत्तर प्रदेश में जो कि 16वें पायदान पर है 335 घटनाएं होती हैं प्रति 1 लाख जनसंख्या पर और यह एनसीआरबी 2023 का डेटा है। हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि ये आंकड़े हमारे नहीं बल्कि एनसीआरबी के हैं और एनसीआरबी का ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपनी 2023 की रिपोर्ट में ये नंबर्स जारी किए। इनसे ये पता चलता है कि अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल सख्त है और इस बात को आप बरेली के उदाहरण से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें उसी मोहम्मद ताजिम की हैं जिसे मौलाना तौकीर रजा का खासम खास माना जाता था और जब बरेली पुलिस ने इसे एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद ताजिम ने हिंसा के दौरान पुलिस पर गोलियां चलाई थी। आरोप है कि इसने भीड़ को भी पुलिस के खिलाफ उकसाया था और तभी से पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं मुठभेड़ के दौरान इस आरोपी के पैर में गोली लगी और अब यह भी माफी मांग रहा है। इसको गाड़ी में बिठा कर ले गई है पुलिस। तो बरेली में हुई हिंसा में आपने देखा जिस तरह के ये तमाम आरोपी थे 73 इन सबको अरेस्ट किया गया है। लेकिन बड़ी बात यही है कि ताजिम को आपने देखा जो कि सबसे करीबी था। एनकाउंटर में उसको पैर में गोली लगी जिसके बाद उसको भी हिरासत में लिया गया है। 73 आरोपी हैं, 73 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं जिनमें 7 एफआईआर में मौलाना तौकीर रजा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को बनाया गया। मौलाना तौकीर रजा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने हिंसा से पहले भीड़ को इकट्ठा किया, भीड़ से ये कहा कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे फिर इसके लिए पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। ये बाकायदा एफआईआर में लिखा है और मुसलमानों को अब अपनी ताकत दिखानी होगी, ये उकसाने में मौलाना तौकीर रजा लगे हुए थे। ये बातें एफआईआर में लिखी हैं। मौलाना तौकीर रजा के एक पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने सील कर दिया है। यहां आपको यह भी समझना होगा कि उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल पिछली सरकारों में से अलग क्यों है और क्यों अब उत्तर प्रदेश में कानून के राज की इतनी चर्चा होती है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ की जीत हुई थी उसके बाद से बीजेपी के दफ्तर में लखनऊ में सबसे ज्यादा लोग बुलडोजर के खिलौने लेकर पहुंच गए थे। जिसे देखो उसी के हाथ में एक छोटा सा पीला बुलडोजर और ये इस बात को दिखा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जस्टिस के साथ योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करने वाले, उनको मानने वाले लोग ये मानते हैं कि उन्होंने एक इंस्टेंट जस्टिस का फॉर्मूला खोज निकाला है जिससे लोगों को इंसाफ का एक एहसास होता है। इसे आप मौलाना तौकीर रजा के खान के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आज से 15 साल पहले
साल 2010 में जब बरेली में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, तब आरोप था कि हिंसक भीड़ को मौलाना तौकीर रजा ने उकसाया था। कहा जाता है कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कई सबूत थे, जिन्हें देखने के बाद पुलिस ने बिना वक्त गवाए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन इसके बाद बरेली में उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ना शुरू हुआ और आरोप लगता है कि उस वक्त बहुजन समाज पार्टी की सरकार इससे इतनी चिंतित हो गई कि उसने भीड़ के दबाव में मौलाना तौकीर रजा को 2 ही दिन में रिहा कर दिया। तो ऐसे दिखाता है ये आदमी अपनी ताकत। और बाद में इन दंगों की जांच हुई तो उसमें भी मौलाना तौकीर रजा को क्लीन चिट मिल गई। उनके खिलाफ दंगों की ये फाइल बंद हमेशा के लिए बंद ही हो गई, जबकि आज ऐसा नहीं है। इस बार भी मौलाना तौकीर रजा ने सोचा तो यही होगा कि वो साल 2010 की तरह इस बार भी भीड़ की आड़ लेकर बच जाएंगे। लेकिन योगी मॉडल में एक चीज स्पष्ट है, बड़े से बड़ा आरोपी, माफिया, गैंगस्टर और मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक मिसाल पेश करने की कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए मैं एक बार फिर से आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलती हूं। तो ये बुलडोजर जस्टिस की बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है, तो आपको दिखाती हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने इस सिस्टम को बेस्ट सिस्टम बताते हैं। उन्होंने अनेकों इंटरव्यूज में कहा है कि हाँ भाई ये मेरा जो तरीका है कानून व्यवस्था का वो बेस्ट है। वो कहते हैं मैं अपराधियों की आरती थोड़ी उतारूंगा। तो योगी जो मानते हैं अपने कानून व्यवस्था के मॉडल को, उसमें योगी आदित्यनाथ बुलडोजर एक्शन को मानते हैं, एनकाउंटर को ई मानते हैं, सीज को एस मानते हैं और टी मतलब जीरो टॉलरेंस वो मानते हैं। और इसी तरह से व्याख्या उनकी सरकार करती है उनके इस पुलिस एक्शन को लेकर। हालांकि ये बात आपको आज जरूर हम बताना चाहेंगे कि चाहे वो खुद इसे बेस्ट तरीका माने, लेकिन इस बेस्ट मॉडल के आंकड़े काफी कुछ कहते हैं, जिन पर अदालतों में भी कई सवाल उठ चुके हैं। साल 2017 से अब तक लगभग हर बड़े मामले में अपराधियों और माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में इस बुलडोजर एक्शन की आलोचना की गई है। हर बड़े मामले में अपराधियों, माफियाओं पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में इस बुलडोजर एक्शन की आलोचना हुई। इसी तरह जुलाई 2025 तक योगी सरकार के 8 सालों में 14,973 एनकाउंटर्स हो चुके हैं। ये देखिए 8 सालों में 14,973 एनकाउंटर्स। अब ये हम आपको कुछ तस्वीरें उसकी दिखा रहे हैं। आज आप ताजिम की तस्वीर देख ही रहे, इससे पहले कोई और था, कभी कोई और था, लेकिन 8 साल में 14,973 एनकाउंटर्स योगी राज में हुए हैं। आरोपियों के पैर में गोली लगी है 9,467 बार और आपराधी 238 बार मारे गए हैं पुलिस की गोली से। यानी गोली एक ऐसी जगह पर लगी जिससे उनकी मृत्यु हुई। पैर वगैरह जहां पर मारने का तरीका बताया गया है ताकि उनको रोका जा सके, वहां पर नहीं बल्कि ऐसी जगह पर गोली मारी गई कि उनकी जान चली गई। अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने के मामले में भी योगी सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले 8 सालों में अपराधियों और माफियाओं की 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को योगी सरकार जब्त कर चुकी है। और मुझे लगता है कि अगर तमाम मामलों में अगर आप देखें तो ये सबसे ऐसा मामला रहा है जिससे जनता को एक एहसास होता है न्याय का। उनको लगता है कि जस्टिस हुआ, क्योंकि हमेशा ये चर्चा होती है ना कि दंगों में आपने इतना कुछ बर्बाद कर दिया, जला दिया, और ये जो तमाम आरोपी हैं, अपराधी हैं, इनकी वहां पर इमारतें वैसी ही की वैसी खड़ी रहती हैं, सालों साल खड़ी रहती हैं। ऐसे में ये सोर्स हमारे हैं डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक ने ये आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें उनका कहना है कि 8 साल में 20,000 करोड़ की जो संपत्ति है वो अपराधियों से जब्त की गई है। यानी राज्य के खजाने में 20,000 करोड़ रुपए जुड़ा है अपराधियों की संपत्ति से। और जीरो टॉलरेंस को लेकर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार बयान दे चुके हैं और उन्होंने बार बार कहा है कि यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। सुनिए। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक।
योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंगाइयों और अपराधियों को लेकर इसलिए भी सख्त है क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा है जब पिछली सरकारों में कई माफिया गैंगस्टर्स का आतंक था। और 2007 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा में अपने एक भाषण के वक्त भावुक हुए थे और उन्होंने रोते हुए बताया था कि कैसे उनकी सुरक्षा में चूक हुई, कैसे एक सांसद होते हुए भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। देखिए। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन योगी जी we all respect you. Please, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, वक्त बदला है और आज ऐसे ही अपराधियों के खिलाफ, ऐसे ही माफियाओं के खिलाफ योगी के एक्शन की बात हर तरफ होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको इसके पीछे की कहानी भी बताना चाहते हैं और इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी में आज के योगी मॉडल की पृष्ठभूमि छिपी है। ये बात जनवरी 2007 की है जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इन दंगों का कारण यह था कि उस वक्त मुहर्रम के एक जुलूस के दौरान एक व्यक्ति की हत्या हो गई जिसका नाम था राजकुमार। यह व्यक्ति मुहर्रम के जुलूस में कैसे शामिल हुआ, इसे लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन इन सभी दावों में इस बात का जिक्र जरूर मिलता है कि जब यह व्यक्ति मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुआ तब पुलिस ने इसे अपनी हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया था, लेकिन बाद में जुलूस में शामिल उग्र भीड़ ने इस व्यक्ति को गाड़ी से घसीटा, पीट पीट कर राजकुमार की हत्या कर दी। इस घटना के बाद गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगे भड़के और जब योगी आदित्यनाथ को इन दंगों के बारे में पता चला था तो उन्होंने गोरखपुर में धरना देने का ऐलान किया था और उस समय उन पर एक नफरती भाषण देने का भी आरोप लगा था। हालांकि इस घटना के दौरान योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नहीं थे, वो उस समय कुशीनगर में थे और धरना देने के लिए सड़क मार्ग से अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने गोरखपुर में प्रवेश किया उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया जाता है कि योगी आदित्यनाथ की यह गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर हुई थी और उन पर जिले की शांति को भंग करने का मामला चलाया गया था। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा थी क्योंकि उस समय साल 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे। उस वक्त योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करके 11 दिनों तक जेल में रखा गया था और आरोप लगता है कि इस दौरान उन्हें डराने की भी कोशिश हुई थी, उन्हें प्रताड़ित भी किया गया था। और इसी घटना के बारे में जब वो लोकसभा में जानकारी दे रहे थे तब उनकी आंखों में आंसू थे और उनका कहना था कि क्या एक सांसद के साथ ऐसा सलूक करना संवैधानिक रूप से सही हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये इकलौती ऐसी घटना है जब योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से परेशान किया गया, उनकी सुरक्षा में चूक हुई। उस दौर में सरकारों पर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया और गैंगस्टर्स को संरक्षण देने के आरोप लगते थे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने तो योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला करने की साजिश भी रची थी और यह सब कुछ साल 2008 में हुआ था। उस वक्त अहमदाबाद में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और इन बॉम्ब धमाकों के बाद कुछ संदिग्धों को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। इन गिरफ्तारियों के बाद योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में एक आतंक विरोधी रैली करने जाएंगे और उन्हें आजमगढ़ आने से कोई रोक नहीं सकता। उस वक्त योगी आदित्यनाथ एक लंबे चौड़े काफिले के साथ गोरखपुर से आजमगढ़ के लिए रवाना हुए और इसमें 100 से ज्यादा गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स उनके साथ शामिल थी। लेकिन कहा जाता है किसी दौरान योगी आदित्यनाथ के काफिले पर
मुख्तार अंसारी के लोगों ने पत्थरबाजी कर दी और जिस गाड़ी में योगी आदित्यनाथ के होने की सूचना थी उस पर फायरिंग शुरू हो गई। बड़ी बात यह थी कि इस हमले से पहले ही चाय की एक दुकान पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी गाड़ी को बदल दिया था, जिससे उनकी जान बाल बाल बच गई। और इन घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि आज योगी आदित्यनाथ अपराध को लेकर, माफिया को लेकर इतने सख्त क्यों हैं और आज योगी मॉडल की देश में इतनी चर्चा आखिर क्यों होती है। अब आपको ये बताते हैं कि ट्रॉफी चोर, जी हाँ, एशिया कप का हमारा ट्रॉफी चुराने वाले, कि ट्रॉफी चोर पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात क्यों बनते जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जो बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से आई हैं, जहां एक गाड़ी में लाए गए विस्फोटक से बॉम्ब धमाका हुआ, इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। यह हमला पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर्स पर हुआ, जिस पर बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने के कई आरोप है। लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, क्योंकि हम आपको कुछ ही देर में पीओके की तस्वीरें दिखाएंगे और ये बताएंगे कि पीओके में आखिर ऐसी कौन सी घटना हो गई है जिसकी वजह से अब पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। क्वेटा में हुए इस हमले के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके पीछे एक कारण यह हो सकता है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और राष्ट्रपति ट्रंप को शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की जमीन से निकले दुर्लभ खनिज दिखाए थे और वहीं बलूचिस्तान में हो जाता है हमला। इस पर बलूचिस्तान के पत्रकार मीर यार बलोच ने आपत्ति जताई थी और यह कहा था कि पाकिस्तान की सरकार का कोई हक नहीं है कि वो बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिजों का सौदा करे और इस पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी विरोध जताया था और इसी के बाद क्वेटा में इतना बड़ा यह हमला हो गया है। और सबके बीच जिसकी हम पहले चर्चा कर रहे थे, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी हालात सामान्य नहीं और ऐसा लगता है कि पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। इस वक्त पीओके के कई इलाके हिंसा विद्रोह की आग में सुलग रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये पाक अधिकृत कश्मीर की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों का गुस्सा वहां की सरकार के खिलाफ दिख रहा है। ये विद्रोह से कम नहीं है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तानी सेना के हजारों जवानों को मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में तैनात किया गया है, वहां इंटरनेट भी बंद किया गया है। इस आंदोलन से पाकिस्तानी हुकूमत इस कदर डरी हुई है कि उसने मुजफ्फराबाद में शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने वाले लोगों पर गोलियां तक चला दी और इस गोलीबारी में कुल कितने लोग मारे गए हैं अब इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं आया है। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, उसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि क्या पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। पीओके में यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये विरोध प्रदर्शन आवामी एक्शन कमेटी द्वारा किए जा रहे हैं, जिसकी प्रमुख रूप से 4 मांगे हैं। पहली मांग यह है कि पीओके में नदियों पर जो बड़े बड़े बांध और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उनका फायदा पीओके के लोगों को भी दिया जाए, उन्हें सस्ती दरों पर बिजली मिले। पीओके के लोगों का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए उनकी जमीन संसाधन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उन्हें बिजली मुनाफे का हिस्सा नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। दूसरी मांग, जरूरी चीजें जैसे आटा पर ज्यादा सब्सिडी मिले। पीओके में महंगाई बहुत ज्यादा है, खासकर आटे जैसी बुनियादी चीजों की कीमत इतनी बढ़ गई है खाने के लाने। लोग चाहते हैं कि सरकार इन पर और सब्सिडी दे ताकि गरीब और आम लोग भी खरीद सके, आटा खरीद सके, उसके लिए सड़कों पर निकले हैं। तीसरी मांग यह है कि अगर पाकिस्तान की सेना पीओके के लोगों का दमन करती रहेगी तो उन्हें इस दमन से आज़ादी चाहिए। पीओके में इस वक्त आज़ादी के नारे खूब गूंज रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पीओके में ये विरोध प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि कुछ समय के बाद ऐसे हालात पैदा होंगे कि पीओके बिना जंग के ही भारत में शामिल हो जाएगा। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को, उस समय ही मैंने कहा था पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वह दिन आने वाला है। अब मैं आपको एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूं। कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो पीओके हमें खुद ही आएगा, हमारे पास आएगा, ये राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने दिए हैं पीओके को जख्म। कुपोषित आबादी पाकिस्तान की 19.9% और पीओके में 29% है, यानी जिनको स्वस्थ जीवन के लिए खाना नहीं मिल रहा है, जो कुपोषित है, मैल नरिश्ड है।
अगर पाकिस्तान में 20% है, वो 19.9%, तो पीओके में 29% है। हमारा सोर्स है नेचर जर्नल स्टडी 2025। पूरे पाकिस्तान की अगर लगभग 20% आबादी कुपोषण की शिकार है, तो पीओके में 29%। ये क्या बता रहा है? पीओके के 57.1% आबादी ऐसी है जिनके पास फूड सिक्योरिटी है ही नहीं। पीओके की आप हालत देखिए, खाद्य सुरक्षा है नहीं। वहीं 25.9% लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी कभी खाना तक नसीब नहीं होता है। जूम इन करके दिखाइए। खाद्य सुरक्षा नहीं है 57%। लगभग 1/4 लोग ऐसे हैं जिनको कभी कभी भोजन नहीं मिलता है, और महीने में कई दिन खाना नहीं मिलने वाले 5.7% लोग हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की क्या हालत इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर ये लोग कई जगहों पर परेशान जीवन जीने को मजबूर हैं, जहां पर उनको खाने पीने की भी चीजें नहीं मिल रही हैं। पीओके की ऊंची पहाड़ी इलाकों में 90% परिवारों के सामने भूखमरी का संकट है। जूम इन कीजिए, भूखमरी का संकट 90% लोगों के पास। और बच्चों की लंबाई सामान्य से कम है, 39% ग्रोथ नहीं हो रहा है बच्चों का। तो आप सोचिए 14% बच्चे अंडरवेट हैं, और हर 1000 बच्चों में 47 बच्चे अपने जन्म के पहले साल में ही मर जाते हैं। ये अंडरवेट बच्चे हैं, जो कि 14% है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे हमने आपको बताया, हर 1000 बच्चों में 47 बच्चे अपने जन्म के पहले साल में ही मर जाते हैं। पीओके में ज्यादातर लोग खेती पशुपालन करते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी आबादी को पर्याप्त पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है। और यह हाल भी तब है जब सिंचाई के लिए 70% पानी पीओके से बहकर ही पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में पहुंचता है। और पीओके के हाइड्रो पावर प्लांट्स में पूरे पाकिस्तान की 10 से 15% बिजली बन रही है। आप सोचिए, लेकिन वहीं पर मुहैया नहीं है, वहीं पर लोगों को नहीं मिलती है। सिंचाई का 70% पानी, यह हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की जरूरतें पूरी करता है पीओके। 70% पानी देता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, 10 से 15% बिजली देता है, लेकिन फिर भी उसकी यह हालत है। सोचिए, पाकिस्तान ने पीओके के लोगों का इतना बुरा हाल किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो कश्मीर का राग अलापता रहता है। जबकि हमारे जम्मू कश्मीर का 1 साल का बजट ही है 1,06,000 करोड़ रुपए, जो पूरे पाकिस्तान के रक्षा बजट से ज्यादा है। एशिया कप की ट्रॉफी चुराने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आज एक और घटिया हरकत की है। आपको बताते हैं क्या हुआ है। आज दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें मोहसिन नकवी ने नेपाल और मंगोलिया देश के क्रिकेट बोर्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल में शामिल होने के लिए बधाई दी, लेकिन उन्होंने भारत के एशिया कप जीतने पर कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं। बीसीसीआई की तरफ से आशीष शेलार ने यह दबाव बनाया कि मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष होने के नाते एशिया कप जीतने के लिए भारत की टीम को बधाई दें, लेकिन मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई के दबाव के बावजूद ऐसा नहीं किया। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस पाकिस्तानी के अंदर भारत के लिए कितनी नफरत है। बीसीसीआई की तरफ से इस बैठक में राजीव शुक्ला भी शामिल हुए, जिन्होंने मोहसिन नकवी से यह कहा कि एशिया कप की ट्रॉफी जल्द से जल्द भारत को सौंपी जानी चाहिए। और बीसीसीआई ने यह सुझाव भी दिया कि मोहसिन नकवी इस ट्रॉफी को दुबई के एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखवा दे और बीसीसीआई इस ट्रॉफी को वहां से ले जाएगा। लेकिन मोहसिन नकवी इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं, और वो बार बार इस मुद्दे पर यही कहते रहे कि इस मुद्दे पर आगे चर्चा की जाएगी बाद में। लेकिन बीसीसीआई ने दबाव बनाया कि मोहसिन नकवी इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करें। राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से यह भी पूछा कि उन्होंने एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम को यह ट्रॉफी क्यों नहीं सौंपी, और उन्होंने यह भी कहा कि यह ट्रॉफी किसी की निजी संपत्ति नहीं है और इसे जल्द से जल्द भारतीय टीम को सम्मान पूर्वक सौंपा जाना चाहिए। ये कल की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, प्रेजेंटेशन सेरेमनी, जब एक स्टाफ के हाथ से इसको जल्दी से भिजवा दिया और परसों का, और फिर ट्रॉफी चोर पाकिस्तान भाग गया हारने के बावजूद। ये तो इनकी हालत है। देखिए, इस पर मोहसिन नकवी ने यह कहा कि उन्हें प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान बिना वजह के एक कार्टून की तरह खड़ा रखा गया, और इस दौरान एशियन क्रिकेट काउंसिल को पहले से यह सूचना भी नहीं दी गई थी कि भारतीय टीम अपने हाथों से, माफ कीजिएगा, उनके हाथों से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी। आखिर में मोहसिन नकवी ने कहा कि इस मुद्दे पर किसी और मंच पर चर्चा की जाएगी और वो इस बैठक में इस पर बात नहीं करना चाहते। जबकि बीसीसीआई ने कहा कि वो अब इस मामले में आईसीसी को शिकायत करेगा। ये ट्रॉफी मोहसिन नकवी को भारत को सौंपनी ही होगी।
लेकिन यही फितरत है पाकिस्तान की। जो ट्रॉफी वो हार गए उसे भी सीने से ऐसे चपकाए फिर रहे हैं और अपनी तरफ से इस ट्रॉफी को चोरी करके ले जाते हुए दिख रहे हैं। यह साफ संकेत है कि वो किस तरह के बुज़दिल हैं। हालांकि अब आप यहां यह भी देखिए कि पाकिस्तान का मीडिया कैसे ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। देखिए, आज आपको भारत के उन जाबाज खिलाड़ियों के भव्य स्वागत की तस्वीरें अब दिखाते हैं जो पाकिस्तान को खेल के मैदान में धूल चटाकर भारत वापस लौटे हैं। इन खिलाड़ियों का एक हीरो की तरह स्वागत किया गया है। आज हम सबको ये देखना चाहिए कि हमारे जाबाज खिलाड़ी जिस शिद्दत के साथ मैदान पर कूदे, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को तीनों मैचों में शिकस्त दी, अगर एक भी मैच हाथ से फिसलता तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनती। लेकिन इन्होंने अपना सर्वस्व स्वाहा किया और जिस तरह से, जिस जज्बे के साथ खेले, उसी का तो स्वागत हो रहा है। मुंबई पहुंचे सूर्य कुमार यादव का एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक जोरदार स्वागत किया गया। युवाओं और बच्चों ने भारत माता की जय और सूर्य कुमार यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और तिरंगा लहराकर उनका स्वागत किया। सूर्य कुमार यादव के स्वागत की शुरुआत मुंबई एयरपोर्ट से ही हो गई। इसके बाद भारी सिक्योरिटी के बीच वो अपने घर के लिए रवाना हुए। अपनी सोसाइटी में पहुंचने पर लोगों ने सूर्य कुमार यादव का शॉल, फूल और तिरंगा भेंट कर स्वागत किया। त्योहारों का मौसम है। सूर्य कुमार यादव के साथ हार्दिक पांड्या भी मुंबई वापस लौटे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल मैच के हीरो तिलक वर्मा हैदराबाद पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। और जैसे ही तिलक वर्मा हवाई अड्डे से बाहर निकले, फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई। तिलक वर्मा ने अपनी कार के सनरूफ से हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया। उनकी कार को समर्थकों की भारी भीड़ ने घेर लिया और उनके नाम के नारे लगाए। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते लोगों ने तिलक के लिए इस मौके को और खास बना दिया। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने तिलक को सम्मानित भी किया। हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को मैचेस जिताना है, तो मैचेस जिताने के लिए बोलने के लिए आसान है, मगर उस समय क्या क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ मैंने बोला। काम रहना है, बेसिक्स को फॉलो करना है, ज़्यादा जवाब नहीं देना है। तो मैच के बाद मैंने जो भी बोलना है अच्छे से बोला है, मगर मैच के बीच में नहीं बोला है। तिलक ने मुस्कुराते हुए फैंस से हाथ मिलाया, सेल्फी खिंचवाई और उनके जश्न में खुद भी शामिल हो गए। तो जबरदस्त जश्न है और इसी के साथ स्वागत है हमारे प्लेयर्स का। अब आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताते हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ दुर्गा पूजा पंडाल में महिषासुर के रूप में दिखाया गया है और कई जगहों पर इसकी चर्चा भी हो रही है, कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के बहरामपुर के एक दुर्गा पूजा पंडाल की है, जहां महिषासुर को डोनाल्ड ट्रंप का रूप दिया है। दुर्गा पूजा समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि ट्रंप ने भारत को धोखा दिया है, इसलिए उन्हें इस रूप में दिखाया गया है। बिहार के बेगूसराय में भी एक दुर्गा पंडाल में डोनाल्ड ट्रंप को महिषासुर के रूप में दिखाया गया है, जिन पर दुर्गा मां भाले से प्रहार कर रही हैं और ट्रंप चीखते हुए नजर आ रहे हैं। वास्तव में देश में तमाम लोग ट्रंप की नीतियों की वजह से उनसे नाराज हैं। ये तस्वीरें संकेत दे रही हैं कि देश हित के मुद्दे पर 145 करोड़ लोग एक हैं, फिर चाहे वो ट्रंप ही क्यों ना हो। केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी की दरों में भारी कटौती की है। त्योहारों के सीजन में देश की जनता को इसका लाभ दिया गया है। इस कटौती की वजह से करीब 400 प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम हो गया है, जिससे उनकी कीमतें कम हुई। जीएसटी कटौती को नवरात्र के पहले यानी 22 सितंबर से लागू किया गया, लेकिन जीएसटी कटौती का फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसको लेकर एक सर्वे किया गया है जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सर्वे के मुताबिक पैक्ड फूड और दवाइयों पर जीएसटी घटने का फायदा सिर्फ 10 में से 3 लोगों को ही मिल रहा है। और इसीलिए अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिल्ली में संबोधित करते हुए यह संदेश पूरे देश में दिया था कि अगर जीएसटी की सुविधा आपको नहीं मिल रही है तो आप लोगों की मदद करें, और इसी के साथ साथ कंप्लेंट नंबर भी दी गई है। गाड़ी खरीदने वाले 10 में से 9 लोगों को जीएसटी कटौती का फायदा मिला है।
तो जो हम मोटे तौर पर हो रहा है कार जैसी जगह पर, वहां पर इसको जो दुकानदार हैं, डीलर हैं, वो छिपा नहीं पा रहे हैं। इधर त्योहारी सीजन में इलेक्ट्रॉनिक सामान या जो अन्य बड़े घरेलू उपकरण खरीदने वाले हैं, उनमें से 10 में से 6 लोगों को दुकानदारों ने जीएसटी कटौती का फायदा दिया है। लोकल सर्कल के इस सर्वे में 78,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। उनमें से 47% लोगों ने कहा कि उन्हें जीएसटी कटौती का कोई फायदा नहीं दिया गया। सर्वे में शामिल केवल 10% लोगों ने जीएसटी कम होने का पूरा फायदा मिलने की बात कही, जबकि 21% लोगों ने बताया कि उन्हें इसका थोड़ा बहुत फायदा मिला है। 21% ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस मामले में कुछ नहीं कहा। सर्वे में शामिल 76% लोगों ने माना कि जीएसटी कटौती का सबसे ज्यादा फायदा उन्हें गाड़ियों की खरीद में मिल रहा है, गाड़ियां सस्ती हुई हैं। हालांकि 24% लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि उन्होंने जीएसटी कटौती का थोड़ा ही फायदा लिया है। जीएसटी कटौती के बाद दवाएं भी सस्ती हुई हैं, लेकिन इस सर्वे में पता चला कि ज्यादातर लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। लोकल सर्कल सर्वे में शामिल 62% लोगों का कहना है कि उन्हें जीएसटी कटौती का फायदा नहीं मिला। केवल 10% लोगों ने कहा कि उन्हें कम कीमत पर दवाएं दी गई। 24% लोगों ने कहा कि उन्हें थोड़ा बहुत फायदा मिला है। नवरात्र, दशहरा, दिवाली के इस पूरे त्योहारी सीजन में लोगों की पसंदीदा खरीदारी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोगों को जीएसटी कटौती का फायदा मिला? तो यहां पर देखिए 33% लोगों ने कहा कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते समय जीएसटी कटौती का फायदा नहीं मिला। 34% ने कहा कि जीएसटी कटौती का फायदा मिला है। 33% लोग ऐसे थे जिनके मुताबिक उन्हें थोड़ा फायदा मिला। केंद्र सरकार ने जीएसटी की अब केवल 3 दरें 5, 18 और 40% रखी है। जीएसटी की 12 और 28% दरों को हटा दिया गया। बहुत सारी चीजें सस्ती हो गई हैं। जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद सीधा लाभ लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कदम उठाए जाए। याद रखना, मक्खन लगाने वाले के हाथों में हमेशा चाकू भी होता है। नमस्कार।